क्या हाल है फ्यूचर डॉक्टर्स। लेट मी गेस, नीट बिल्कुल सर पे आ गया है। दिमाग की बैटरी 1% पे चल रही है और बायोलॉजी एनसीईआरटी देख के एंजाइटी लेवल स्काई रॉकेट हो रही है। रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रेथ। हम बिल्कुल एंड गेम में हैं, पर गेम अभी भी ओवर नहीं हुआ है। सो हे एवरीवन, माई सेल्फ ऑर्गो, आई एम ए सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज पूरा रियल टॉक होगा। कुछ टाइम पहले मैं एग्जैक्टली तुम्हारी जगह पर था, कॉम्प्लीटली फ्रीक आउट कर रहा था, पर आज मैं तुम्हें एक अल्टीमेट नो बस चीट कोड देने वाला हूं। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 5 दिन में पूरी बायोलॉजी सिलेबस को हैक करना है। इन आखिरी 7 दिनों की गोटेड मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और वो एग्जैक्ट क्या कट ऑफ स्कोर है मॉक टेस्ट के लिए जो आपको अभी अचीव कर लेना चाहिए था या आप अचीव कर चुके हैं, जो आपका सिलेक्शन नीट में गारंटी करेगा। ऑल राइट, सबसे पहले 5 डेज फॉर बायोलॉजी। सो 5 डेज फॉर बायोलॉजी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी भी 7 से 8 दिन बाकी है। तो हमारा सबसे हाई वेटेज टॉपिक क्या है? बायोलॉजी। और बायोलॉजी में 5 दिन देना आपके लिए बहुत ही वर्थ इट होगा। ओके, तो इस वीडियो में हम एक तो रिवीजन प्लान डिस्कस करेंगे क्या होने वाला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट आपका क्या होने वाला है वो डिस्कस करेंगे, और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आपके मॉक में, ताकि आप नीट में जाके अपना सिलेक्शन पक्का कर पाए वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये सुनने में बहुत ही क्रेजी लग रहा होगा आपको कि 5 दिन में कैसे हम पूरा बायोलॉजी खत्म कर सकते, लेकिन ये पॉसिबल है। पर ये टोटली डुएबल है अगर तुम रोबोट की तरह पढ़ना बंद कर दो और एक स्नाइपर की तरह एक्ट करो। अब लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम नहीं है, हम स्ट्रिक्टली एक्टिव रिकॉलिंग पे शिफ्ट करने वाले हैं। हाई यील्ड स्कैनिंग करेंगे और 5 दिन में पूरा बायोलॉजी कैसे कवर करना है उसका मैं आपको एक डिटेल दे देता हूँ इसमें। ठीक है, पहले आ जाता है हमारा डे 1। डे 1 में आपको जो हेवी वेटेज टॉपिक्स है जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी इग्नोर करने की गलती मत करना। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे वेटेज का क्वेश्चन आता है और ये बहुत अच्छे नंबर देके भी जाते हैं। ठीक है, ये मैसिव यूनिट है, तो इनको तब निपटाओ जब एनर्जी आपकी पीक लेवल पे होगी। स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी पीक लेवल पे होगी तो प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ लोगे। ठीक है, बाद में आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ सकता है, लेकिन अभी आप पढ़ लोगे उसको। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करना है, डे 1 पे ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी को निपटा देना है। ठीक है, अब आता है डे 2। डे 2 में आपको जेनेटिक्स, इवोल्यूशन और बायोटेक खत्म करना है, लेकिन सिर्फ डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के बारे में पैसिवली मत करो, खुद को एक्टिव क्विज करो। ठीक है, क्रॉस ड्रॉ करते रहो और देखो तुमको रिकॉलिंग हो रही है कि नहीं। ओके, तो डे 2 में क्या करना है, जेनेटिक्स पढ़ लो। ठीक है, इवोल्यूशन पढ़ लो और बायोटेक खत्म कर लो। ठीक है, डे 3 में सेल बायोलॉजी और रिप्रोडक्शन, ये पूरा रट्टा मारने वाला जोन है, तो इसको डे 3 में खत्म कर डालो। सेल बायोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आता है डे 4। सो डे 4 में आपको क्या करना है,
डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब आता है डे 5। डे 5 में आपको रैप अप करना है इकोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर एंड दोनों एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम, ग्राफ और टेबल का मैसिव और रैपिड फायर रिवीजन करना है। ठीक है, इकोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर एंड दोनों एनसीईआरटी का डायग्राम। अब आप रिवाइज करेंगे कैसे? क्या आप बुक खोल के मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ते रहेंगे? नहीं, आपको रिवाइज करने के मैं 3 तरीके दूंगा, 3। इनमें से आपको जो ठीक लगे आप वो अपना सकते हैं। पहला, मिस्टेक बुक। ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स एंड तीसरा मॉक पेपर्स। अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट पे डाउट आ रहा होगा, पहला मिस्टेक बुक एंड दूसरा मॉक पेपर्स। इसके लिए आपको मैंने 1 महीने पहले, लगभग 1 महीने पहले जो वीडियो डाली थी कि कैसे आपको रिवीजन करना है और कैसे आपको पढ़ना है बायोलॉजी, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो आपको पता होता कि यहाँ पे मिस्टेक बुक, वो आपको एनसीईआरटी में 2 बुक मैंने बनाने के लिए बोला था, 2 बुक खरीदने के लिए। एक तो आप ये बुक आप पढ़ने के लिए रखेंगे, मतलब जो आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे, और दूसरा बुक ये वाला, ये आपका मिस्टेक बुक होगा। जो जो गलतियां आप अपने मॉक टेस्ट में कर रहे हैं वही आपको यहाँ पे मार्क करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे, मैंने जो जो गलतियां अपनी मॉक टेस्ट में की थी वो मैंने हाइलाइटर से मार्क करके रखे। अब जब मैं रिवीजन करने बैठूंगा तब क्या मैं पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते रहूंगा? नहीं, ये बंदर करते हैं। ठीक है, ये वाली गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको बस चैप्टर निकालना है और आप वही चीजें गलत करते हैं जो आपको याद नहीं है। ठीक है, आपको वही चीजें रिवीजन करने हैं जो आपको याद नहीं है, और याद कौन सी नहीं है? जो आप गलत करते हैं। तो आप सब कुछ रिवाइज करने का आपके पास समय भी नहीं है और आपके पास अभी मौका भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे निकालना है। और जिसने जिसने मुझे फॉलो किया है, जिसने जिसने मेरी मेंटरशिप ली है, उनको पता है कि 2 बुक कैसे मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो आपको जस्ट ये लाइन पढ़नी है। ठीक है, ये लाइन पढ़नी है, ये लाइन पढ़नी है, ये लाइन पढ़नी है। तो 5-10 मिनट में आपका एक एक चैप्टर उठ जाएगा। ठीक है, और आपका कुछ छूटेगा भी नहीं। और रही बात कि आप वही चीज रिवीजन करेंगे जो आपकी जरूरत है। लास्ट मिनट पे आप जो भूल जाते हैं, जो आपने रिपीटेडली अपने मॉक टेस्ट पे गलती की है, उसको ही रिवीजन करना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स। अब एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स क्या है? अब ये भी पूछेंगे एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स क्या है। ठीक है, मैंने जब एनसीईआरटी मतलब पढ़ा था, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, अब उसके रिलेटेड जो भी मतलब इसका जिस्ट है वो मैं साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे साइड में लिख लेता था, आपको हर एक चैप्टर में से दिख जाएगा कि साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिसने जिसने मुझे फॉलो किया उनको पता होगा ये ट्रिक कि आप जब एनसीईआरटी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो उसका एक जिस्ट बना के उसके साइड में लिख लीजिए। जब आप रिवीजन करेंगे आप सिर्फ एनसीईआरटी पलटेंगे, वो साइड वाला जो आपने लिख रखा पैराग्राफ वो जगह पे पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा है मॉक पेपर्स। मैंने ये भी बच्चों को बोला था, जो लोग मेरी बात माने हैं उनको बहुत फायदा होगा, कि जब आप मॉक पेपर दे रहे थे 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो मॉक पेपर में जब आप बायोलॉजी की कोई क्वेश्चन गलत करते थे तो मैंने बोला था घर आने के बाद उसको जब एनालाइज करोगे तो एनसीईआरटी से एग्जैक्ट लाइन उठा के, जो लाइन आपने गलती की है मॉक टेस्ट के उस क्वेश्चन पेपर के पास, क्वेश्चन के पास में वो एग्जैक्ट लाइन लिख दो और वो लाइन अपने मिस्टेक बुक में भी मार्क कर दो। ठीक है, तो इससे आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा और लिखने से आपका मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये बोला था। तो जिन्होंने जिन्होंने अपने मॉक पेपर में ऐसा कर रखा है, लिख रखा है, वो सिर्फ अपना मॉक पेपर पलटे और वो लाइन
वो क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा, वो लाइन भी दिख जाएगा, वो रिवाइज करें और आगे बढ़ जाइए। पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, ये गलती करना मत करना, इससे आपके बाकी सब्जेक्ट भी अफेक्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए ही होंगे, अगर आपने नहीं बनाया तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आपके शॉर्ट नोट्स फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको अभी क्या करना है, एक एक शॉर्ट नोट्स चैप्टर के उठाने हैं, ठीक है, उनको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद उस चैप्टर के जो पीआईक्यूज है उनको लगाना है एक बार रैपिडली। आई होप आपने पीआईक्यूज 2 3 4 बार अभी तक लगा चुके होंगे, आपको पीआईक्यू रट जाने चाहिए, जो आंसर नहीं, पीआईक्यू का कॉन्सेप्ट रट जाना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट पे पीआईक्यू आया है। तो उसको रिवाइज करिए और इस पे अटेम्प्ट करिए, और देखिए कि आप अपना जो आपने फॉर्मूला लिख रखा था अपने शॉर्ट नोट्स में वो आप अप्लाई कर पा रहे नहीं। इससे आपका जो एक्टिव रिकॉलिंग भी होता जाएगा और आपका शॉर्ट नोट्स रिवीजन भी हो जाएगा। और केमिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए आपने जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन के और इनऑर्गेनिक के जो चार्ट बनाए थे उस चार्ट से रिवीजन कीजिए, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनसे रिवीजन कीजिए। और एक बात और मैं कहता हूं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मॉक टेस्ट के पेपर में आपने जो गलतियां की थी वो रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। आई होप आपने मेरी बात पहले भी मानी होगी, और जो भी गलतियां की होगी उसके वो क्वेश्चन के बाजू में आपने वो फॉर्मूला या वो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखा होगा। तो मॉक पेपर निकाल के वो सारे क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। रॉन्ग क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। ओके, बायोलॉजी में एक और प्रो टिप दे रहा हूं कि अगर चैप्टर के एंड में समरी पैराग्राफ दिखे तो उसको जरूर पढ़ना, ठीक है। यूनिट के स्टार्ट में किसी साइंटिस्ट का इंट्रो हो उसको भी पढ़ना, ठीक है। उसको स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, एनटी इस बार कुछ भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछता है और कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है इस बार वहां से एक को दो क्वेश्चन तो आने वाले हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब आते हैं लास्ट 7 days मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी पे। पहली बात तो आपको कितने मॉक टेस्ट एक दिन में देना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको दिन में एक ही मॉक देना है, रैंडम टाइम पे नहीं देना है, आपको देना है 2 से 5 तक ही आपको देना है। इससे आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाएगा इस टाइम के बीच में, ठीक है। हर एक दिन एक मॉक पेपर देना है, और पेपर का नंबर पे फोकस मत करो, उसको एनालाइज करने में फोकस करो। उसको अच्छे से एनालाइज करो कि आपका गलतियां कहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब क्या क्या गलतियां कर रहे हो वो उसको अच्छे से एनालाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज में आप 1 से 1.5 घंटा आराम से दे दो, ठीक है। 1 घंटा से 1 घंटा 30 मिनट आप दे सकते हो। तो हर दिन एक फुल मॉक पेपर देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है, आप बर्नआउट फील करोगे, ठीक है। आपका अगर मॉक टेस्ट में स्कोर आएगा 650 670 तो आप दिन में 2 भी 3 भी दे सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप अगर एक मीडियोकर स्टूडेंट हो और आपके मार्क्स 550 560 या 600 में टच कर रहे हैं, तो दिन में एक ही मॉक पेपर दे दीजिए और रिविजन और एनालाइज पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, रात को 10 बजे या सुबह 10 बजे किसी भी टाइम पे बैठ के ऐसा नहीं करना।
तुम्हें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ट्रेन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली 2 PM से 5 PM तक ही बैठो और एकदम 3 घंटा ही लो, इससे ज्यादा टाइम मत लो। ये नीट का टाइम है, जब एक्चुअल पेपर सामने होगा तो दिमाग 100% एक्टिव होना चाहिए उस टाइम पे। अगले 1 डेढ़ घंटे तक उसको एनालाइज करने में लगाओ, गलती कहाँ हुई है, क्या वो सिली मिस्टेक था, या फिर टाइम प्रेशर में पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन भूल गए। अपने वीक स्पॉट्स ढूंढो और उनको तुरंत पैच अप करो। ओके, ये तुम्हारा आखिरी 7 दिनों में गोल रहेगा। सो चलो, अब जिस बात के लिए आप लोग अभी तक वेट कर रहे हो, नंबर्स की बात करते हैं। सेफ खेलने के लिए तुम्हारे मॉक स्कोर में अभी कितने आने चाहिए? सेफेस्ट मॉक स्कोर क्या है? ठीक है, तो देखो, नीट 2026 का कंपटीशन एब्सोल्युटली क्रैक्ड है। ठीक है, एक सॉलिड गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट लॉक करने के लिए जनरल ओबीसी कैटेगरीज को एग्जाम डे पर सेफली 600 तक तो आपको टच करना ही पड़ेगा। 620 प्लस करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। बट और ये एक बड़ा बात है, मॉक जनरली थोड़े टफ होते हैं और एग्जाम डे की एंजाइटी एग्जाम हॉल में कुछ मार्क्स खा जाएंगी आपकी, ये तो कॉन्फर्म है। तो अभी तुम्हारा टारगेट मॉक कट ऑफ आइडियली 600 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप टारगेट फॉर 600 प्लस स्कोर, अगर आप स्कोर कर रहे हैं 550 प्लस, तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन ये 550 को अगर आप एग्जाम डे पे थोड़ा फोकस रह ले और अपने सिली मिस्टेक पे ध्यान दे दे अभी, और अभी अगर आपने मेरी बात मान ली, तो आप इसको आसानी से 600 पार ले जा सकते हैं। मैंने ये बहुत बार देखा है, मेरे खुद के केस में हुआ था, मेरे बहुत सारे जो मेरे मेंटरशिप के अंदर है उनके भी केस में हुआ है। अगर आपके 550 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपने पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं और प्रेशर में आके गलतियां कर रहे हैं और लास्ट में आपका ब्रेन फॉगी हो जा रहा है और आप चीजें भूल रहे हैं। तो ये गलतियां मत करना। आप 550 से आराम से 600 पहुंच सकते हो। आपका जो कमी है वो आपके ज्ञान में नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन में है और आपकी गलतियों में छुपा है। उनको ढूंढो, उनको कुछ दिनों में सही करो, आप 600 तक पहुंच जाओगे। और अगर तुम SC ST कैटेगरी से हो, तो कम्प्लीटली सेफ एंड स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मॉक में 500 प्लस, मतलब तुम नीट में इसको एम करो। और अगर आपके मॉक में 460 प्लस आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, SC के लिए, और ST के लिए आप 500 तक, 500 प्लस अभी टारगेट करके चलो। 500 प्लस फॉर SC के लिए, और ST के लिए आप 460 प्लस टारगेट करके अभी चलो। अगर अभी उतने नंबर्स नहीं आ रहे, तो पैनिक बिल्कुल मत करना। बस उन नेगेटिव मार्क्स को मिनिमाइज करने पर फोकस करो। हर सिली मिस्टेक जो तुम फिक्स करते हो, वो लिटरली तुम्हारे टोटल में +5 पॉइंट्स ऐड करती है। अब क्या ही बोलूं, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुमने इस एग्जैक्ट मोमेंट के लिए महीनों, शायद सालों तक ग्राइंड किया है। लास्ट वीक में सेल्फ डाउट को जीतने मत देना। अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करो, एनसीईआरटी पे भरोसा रखो और खुद को बैक करो। यू हैव गॉट दिस। और नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारे करंट मॉक स्कोर क्या चल रहे हैं और तुम्हारा टारगेट क्या है। लेट्स होल्ड ईच अदर अकाउंटेबली। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी क्लियरिटी मिली है, तो स्मैश दैट लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब, और मैं तुमसे मिलूंगा ऑन द अदर साइड ऑफ नीट। पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।